हार्दिक पटेल, गुजरात की राजनीति का वो एंग्री यंग मैन जिसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई देती है। साल 2015 में हार्दिक के पाटीदार आंदोलन ने सूबे की सियासत की हवा ही बदल कर रख दी। महज 22 साल की उम्र में हार्दिक पाटीदार समुदाय के सबसे दमदार चेहरे कहे जाने लगे। 80 से 82, 85। उस आंदोलन के बाद हार्दिक बीजेपी में जाने की दहलीज पर है। कांग्रेस में उपेक्षित होने की बात करके आज वो उसी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं जिसे कल तक वो पानी पी पी कर कोस रहे थे। आखिर क्यों कांग्रेस से उनका दिल टूट गया और क्यों बीजेपी से आजकल उनका दिल मिल रहा है? अब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या है उनकी राय? क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का झंडा भी कभी थाम सकते हैं हार्दिक? एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हार्दिक तमाम सवालों का देंगे खुलकर जवाब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज के इस खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हर हफ्ते एक बड़ी शख्सियत के साथ आपके सामने हम हाजिर होते हैं। इस बार ऐसी एक नई शख्सियत आपके साथ है और वो इसलिए आज आपके साथ है क्योंकि वो अगले कुछ महीनों तक लगातार सुर्खियों में रहने वाली है। मैं गुजरात में हूं और अहमदाबाद से एक खास कवरेज आप देख रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरे साथ हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक पटेल, आज जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के पूर्व नेता बोलूं, भाजपा के जाने वाले नेता बोलूं, आम आदमी पार्टी को सोचने वाले नेता बोलूं, पाटीदार समाज का नेता बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको? आज आप क्या हैं, पहले समझाइए। सबसे पहले तो हमारे श्रेष्ठ गुजरात में आपका स्वागत है और माफ़ी चाहते हैं कि आपको दिल्ली से यहाँ आना पड़ा, लेकिन आप हमें दो चार चीज़ों पे इंट्रोडक्शन जरूर कर सकते हैं कि हमने गुजरात में आंदोलन के जरिए जनहित का एक अच्छा काम करने का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए। उसके बाद ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए पार्टी का हिस्सा बने, हालांकि ऐसा कुछ मौका नहीं मिला कि ज़्यादा कुछ अच्छा करे तो वो छोड़ना पड़ा। और फ्यूचर में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करना है, वो भी बहुत जल्द आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं पता भी चल जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं और मानते भी हैं कि जो भी करना है, और हर एक राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में हर एक व्यक्ति की वो महत्वाकांक्षा होती है कि राष्ट्र हित की बात हो, प्रदेश के हित की बात हो, जनता के हित की बात हो, कि समाज के हित की बात हो। इस मुद्दे को लेकर इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। तो आज हमें शायद आप एक सिर्फ युवा नेता या युवा हार्दिक पटेल के रूप में कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इस बात से अपनी इंपॉर्टेंस हार्दिक समझ सकते हैं कि हम सब लोग दिल्ली से अहमदाबाद आए आपसे मुलाकात करने, आपका इंटरव्यू करने। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अभी आप महज 30 साल के भी नहीं हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपकी उम्र शायद 28-29 साल के आसपास है। ऐसे में जब दिल्ली का मीडिया आपसे इंटरव्यू करना चाह रहा है और आपसे मिलना चाह रहा है तो आप जानते हैं कि आपके पास कुछ तो है कि आज आपके पास इतने लोग बात करना चाहते हैं। आपकी इस ताकत को आपकी अपनी पार्टी जिसके साथ आप रहे अभी 4 दिन 5 दिन पहले तक, वो क्यों नहीं समझ पाई? 3 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ हार्दिक पटेल के साथ कि उसने कांग्रेस पार्टी से उसका मोह भंग हो गया? देखिए, अगर हम शुरुआत से दो चार बातें समझे तो 28 साल का नौजवान भी पार्टी छोड़ रहा है और 70 साल का एक सीनियर नेता भी पार्टी छोड़ रहा है। तो सवाल यह है कि चिंता मेरे लिए नहीं है कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ी, चिंता उन लोगों को करनी है कि आज हमें 28 साल के लोग भी छोड़ के जा रहे हैं और 70 साल के बुजुर्ग नेता भी हमको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें अवस्थी साहब वो समझने लायक है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुजरात के बारे में कि जब हमने आंदोलन की शुरुआत की तो महज 20 साल की हमारी उम्र थी। और तब जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो ये क्राउन प्लाजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शो हमारा हुआ था। तब बहुत सारे पत्रकार बंधु हमसे सवाल करते थे कि ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता उस गुजरात में जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। लेकिन एक मुहिम के साथ निकले थे कि चलिए समाज के हित के खातिर, और किसी को नुकसान करने के हित से नहीं निकले थे, लेकिन समाज के उन गरीब लोगों को शिक्षा और रोजगार में कुछ फायदा हो इसके कारण हम लोग आंदोलन में निकले थे और लोगों ने हमें सिर पे बिठाया भी था। उसके बाद सोचा कि चलो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में रहकर हमारी शक्ति और पार्टी की शक्ति को एकजुट करेंगे तो प्रदेश के 6.5 करोड़ लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। हमारा कोई पॉलिटिकल परिवार नहीं, हमारे पिता कोई विधायक नहीं रहे, कोई मंत्री नहीं रहे, या हमारे 7 परिवारों में कोई राजनीति में है भी नहीं। और
कांग्रेस में एक कहावत है कि जिसका गॉडफादर दिल्ली में बैठा वो उसकी तरक्की ज़्यादा होती है। हमारा कोई गॉडफादर दिल्ली में नहीं बैठा था जो हमारी वहाँ हर दिन चापलूसी करते रहे सीनियर नेताओं के साथ या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। हम अपनी तरीके से मेहनत करते थे, लोगों के बीच जाते थे, पार्टी को जो सही गाइड है या सही बात है वो बताने का प्रयास करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि गुजरात के स्टेट लीडरशिप ने ये बात कभी सुनी हो। और जब जब कई बार होता है कि कोई पत्रकार चैनल में नया नया आता है और हमारी बात नहीं सुनता तो एडिटर उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने वही किया कि स्टेट लीडरशिप ना स्टेट के मुद्दों को लेकर कुछ काम करना चाहती है, ना पार्टी की मजबूती के लिए कुछ काम करना चाहती है, ना ही अच्छे और सच्चे और मजबूत नौजवानों को स्थान देना चाहती है। तो वही चीज़ मैं हर दिन राहुल गांधी को भी बताता रहता था। देखिए, दो चीज़ होती है, जब पापा नहीं सुनते तो माँ से बोलते हैं, माँ नहीं सुनती तो पापा से बोलते हैं, और दोनों में से कोई होता है जो आपकी चिंता दूर करता है। मैंने स्टेट लीडरशिप की चिंता सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाई, राहुल गांधी तक पहुंचाई, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने इस समस्या पर अपना समाधान क्या हो सकता है उस बात पर कभी गौर नहीं किया। मैंने कई बार कहा कि जब राहुल गांधी गुजरात आते हैं तो आप गुजरात के विभिन्न मुद्दे राहुल गांधी को बताइए ताकि राहुल गांधी गुजरात में आकर उस मुद्दे पर बातचीत कर सके। लेकिन हमारी स्टेट लीडरशिप कभी उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाई कि हमें कौन सा मुद्दा राहुल गांधी तक पहुंचाना है। और बड़ा दुख लगता है कि जब राहुल गांधी के कारण हम पार्टी में आए थे कि वो आदमी हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसने भी प्रोटेक्ट करने का सोचा भी नहीं। तो आप राहुल गांधी से नाराज हैं, स्टेट लीडरशिप से नाराज नहीं है? पहली लड़ाई शुरुआत तो स्टेट लीडरशिप से हुई थी, लेकिन स्टेट लीडरशिप से नाराजगी की बात हमने जब राहुल गांधी को बताई और जब राहुल गांधी इस मामले में हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमारी मुश्किलें दूर नहीं कर सकते, तो उसका कारण मैं ये मान सकता हूँ कि राहुल गांधी जी को ये जो रेजिग्नेशन आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आपकी चिट्ठी जो है, इसमें एक चिकन सैंडविच का जिक्र है, इसमें एक डाइट कोक का जिक्र है, तो वो राहुल गांधी के लिए है क्या? देखिए, आप जब अवस्थी साहब मेरा इंटरव्यू करने आए तो कागज लेकर बैठे हैं। जब राष्ट्रीय नेता गुजरात में आता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि जिस जगह में जाके जनसभा संबोधित करने वालों वहाँ के मुद्दे क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय नेता को वो मुद्दे मालूम नहीं होता तो स्टेट लीडरशिप वो मुद्दे देती है। जब गाड़ी में बैठते हैं तो स्टेट लीडरशिप की चिंता ये होनी चाहिए कि आज राहुल गांधी की रैली सौराष्ट्र के इलाके में या नॉर्थ गुजरात के इलाके में है तो वो कौन सा मुद्दा बोलेगी। जब स्टेट लीडरशिप इस मुद्दे से हटकर ये बात करे कि आज हमारे नेता 10 बजे इतने बजे पहुंचने वाले, उनके लिए कौन से खाने की व्यवस्था करेंगे, कौन सी चिकन सैंडविच की व्यवस्था करेंगे, कौन से डाइट कोक की व्यवस्था करेंगे, तो चिंता हम लोगों को होती है। क्योंकि हम पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं किए थे कि हम आपके लिए चिकन सैंडविच कब लाना है, कैसे लाना है, क्यों लाना है उसकी चिंता कर, हम इसलिए पार्टी ज्वाइन हुए थे कि जिस प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमें यह आशा थी कि आप आके बात करेंगे, और अगर वो बात नहीं करते तो मैं क्यों ना लिखूं, तो राहुल मैंने क्यों ना लिखूं। पहले बात यह है कि मैं क्यों ना लिखूं। अगर सेंट्रल लीडरशिप जब तो नाम भी लिखते हैं ना, फिर अगर आपको इतनी नाराजगी है तो इस चिट्ठी में राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिखा? बहुत सिंपल चीज है, किसलिए आपको पता चल गया राहुल गांधी के बारे में? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आपने अभी नाम मैं वही बोल रहा हूं, आपको मालूम है कि राहुल गांधी नहीं, मुझे नहीं मालूम था, मैंने आपने कहा। देखिए, सोनिया जी को मैंने जब चिट्ठी लिखी, सोनिया जी आज पार्टी की प्रेसिडेंट है, अगर राहुल जी होते तो मैं उनके नाम पर चिट्ठी लिखता। आज राहुल जी किसी पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें हर चीज राहुल गांधी तक ही पहुंचानी हो, जब हम मैडम जी को एक बार मिले हैं, हम मैडम जी के सोनिया जी के खिलाफ हमारी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम उनसे मिले ही नहीं तो हमारी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तक सारी चीजें, सारी परिस्थिति, सारी परेशानी मालूम है, और उसके बाद राहुल गांधी जब खड़े नहीं होते हम जैसे नौजवानों के साथ, हम किसके भरोसे आए थे? आप इसी चिट्ठी में हार्दिक, ऐसा लग रहा है कि चिट्ठी किसी बीजेपी के नेता ने आपको ब्रीफ की है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, जब हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो राहुल गांधी के कुत्ते का जिक्र कर रहे थे कि वो बिस्किट खिला रहे थे उसको, मैं मिलने का समय देखता रहा। आपकी भाषा भी लगभग उसी अंदाज में है कि वो चिकन की चिंता करते हैं, सैंडविच की चिंता हो रही, डाइट कोक की चिंता हो रही है। क्या ये भाजपा नेताओं से परामर्श करके चिट्ठी लिखी गई है? इसलिए भी कह रहा हूं कि इसमें 370 का जिक्र है, इसमें एनआरसी सीए का जिक्र है, इसमें राम मंदिर का जिक्र है, जिस पर कांग्रेस पार्टी विरोध करती आई है। आप पार्टी में रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या किसने चिट्ठी लिखा। अवस्थी जी, शायद आपको थोड़ा एनालिसिस वो मालूम नहीं होगा, जब मैं पार्टी का हिस्सा था तब जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का ऐलान करवाया, उस टाइम हमने पार्टी में रहते हुए भी उस ऐलान का हमने समर्थन किया था, और मेरे परिवार की ओर से, क्योंकि हम रघुवंशी कुल के हैं, तो हमने 21,000 डोनेट राम मंदिर के निर्माण के लिए भी किए, पहली बात पार्टी में रहते हुए। दूसरी बात है, जब कश्मीर से 370 हटाने की बात हुई तो आप हमारे ट्विटर में देख सकते हैं कि हमने एक नक्शा बनाया था, उसमें लिखा था कि भारत एक है और भारत के किसी भी प्रदेश का विधान अलग नहीं हो सकता, और इस फैसले का भी हम समर्थन करते हैं। तो पहली बात
कि पार्टी में रहते हुए भी जो सही था उसको सही कहा है, जो गलत था उसको गलत कहा है। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हमने ये चिट्ठी किसी के कहने पे लिखी, तो हम इतने भी कमजोर नहीं और इतनी भी कलम हमारी कमजोर नहीं कि जो हम खुद न लिख सके। जब 20 साल की उम्र में भी सही रास्ता हम ढूंढ सकते हैं, तो 28 साल की उम्र में कागज पर सही चीज क्यों ना लिख सके। तो पहली बात कि किसी के कहने पर ये नहीं लिख सकते, हमारा इतना तो दिमाग है, बीकॉम किया है तो हम खुद लिख सकते हैं। लेकिन दो चीजें एक स्पष्ट कर दूं, अभी तक की बातचीत में आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं कि आप भाजपा जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में मैं इसीलिए आया था कि मैं 4 मुद्दों पर ठीक से और ईमानदारी से काम कर सकूं, वो राष्ट्र हित का मुद्दा हो, प्रदेश हित का मुद्दा हो, जनहित का मुद्दा और समाज हित का मुद्दा हो। ये चारों मुद्दों को लेकर अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं भाजपा में भी जाऊंगा। अगर 4 मुद्दे पर मुझे अच्छा काम करने का सहयोग मिलेगा तो वहां भी जाऊंगा। गलत क्या बात है? राजनीतिक कांग्रेस क्यों चूज किया था हमने, कांग्रेस क्यों पसंद किया था? हम चाहते थे कि अच्छा काम करने को मिलेगा। अगर जिस कांग्रेस पार्टी के पास जनहित के मुद्दों के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, देखिए भावनात्मक मुद्दों की, मैं अवस्थी साहब आपके माध्यम से पूरे देश को पता चलना चाहिए, मैं पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट था जब मैं कांग्रेस में था, और तीसरी लहर में मेरे पिता की कोरोना में डेथ हो गई थी। इस कांग्रेस पार्टी का स्टेट का एक भी नेता मेरे दुख का भागीदार बनने के लिए नहीं आया था। जीवन की एक घटना होती जो आपको पूरी तरह से हिला देती है। जब मैं और मेरी मम्मी और मेरी पत्नी घर पे 3 लोग बैठे थे तो यही सोच रहे थे कि हम जिसके खातिर लड़ रहे हैं, जिसके साथ हम खड़े हैं, अगर वो आपके दुख में भागीदार नहीं बन सकते तो कहीं ना कहीं मुझे ये कहीं दूर दूर तक दिख रहा था कि 6.5 करोड़ लोगों के दुख के भागीदार कभी कांग्रेस पार्टी नहीं बन सकती। जीवन की एक घटना होती है। अगर उसी दिन देश के प्रधानमंत्री के वहां से फोन आ सकता है, होम मिनिस्टर के वहां से फोन आ सकता है, राहुल गांधी के वहां से फोन आ सकता है, राज्य के मुख्यमंत्री फोन कर सकते हैं, तो स्टेट लीडरशिप जो 5-6 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वो घर पे आकर हमारे दुख का भागीदार भी नहीं बन सकते क्या? तो जीवन की एक घटना होती है और इसी घटना से पूरा चित्र शुरू हुआ था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग रहे। 30 साल से इसीलिए तो सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि ये लोग 60 सीट ही लाना चाहते ताकि 2 नेता राज्यसभा चले जाए। ये लोग कभी भी जनता के मुद्दों के साथ कभी उस हिसाब से एजिटेशन नहीं कर पाए कि 10 दिन कोई गुजरात का नेता जेल में गया हो। जब आप सही मुद्दों के साथ आक्रामकता से लड़ते हैं तो 9 महीने तक जेल में गए हम लोग। बताइए पिछले 20 साल में गुजरात कांग्रेस का कौन सा नेता 10 दिन जेल में गया हो? कौन सा ऐसा आक्रामक उसने एजिटेशन किया हो जहां पर वो आक्रामकता से लड़ सका हो? बताइए। लेकिन एक चीज चलिए, सब मैंने मान लिया कि कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप ने आपका दुख दर्द नहीं बांटा और वो वाकई में इररिप्लेसेबल लॉस था, किसी के पिताजी का चला जाना इस तरीके से। लेकिन आगे की बात कर रहा हूँ और मैं इसलिए कह रहा हूँ हार्दिक भाई, कुछ तस्वीरें मेरी आपके पास हैं, मैं सुनवाऊंगा यहाँ आपको, आप देखिएगा कि आप बीजेपी के बारे में क्या कहते थे। आज जिस आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं उस बीजेपी के बारे में आपने क्या कहा धर्म और राजनीति को लेकर, सुनिए, आप ही का भाषण है, प्ले करिए। आ जाए। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात पर राजनीति करते हैं। खत्म हो गया धर्म और जात? बीजेपी अब धर्म और जात पर राजनीति नहीं करती है? माफ कर दिया हार्दिक पटेल ने? नहीं, हार्दिक पटेल ने अपनी विचारधारा बदल? अरे नहीं, हमने कहा विचारधारा बदली। जब पार्टी में तब भी जो सही थी वो विचारधारा पे काम किया। विचारधारा क्या होती बताइए आप मुझे? आप मुझे बताइए ना। मैंने तो कहा राष्ट्र के हित हो वो विचारधारा हो, धर्म और जाति पे प्रदेश का हित हो। देखिए भावनात्मक मुद्दों के साथ खड़ा मैं पहले भी रहा हूं सुमित भाई, और मैं पहले भी कह रहा हूं कि जब हम जवानी के जोश में आंदोलन के साथ खड़े हुए तो हमारे वहां कहावत है कि बिना मांगे तो मां भी खाना नहीं देती। तो हम सत्ता के सामने आंदोलन करने के लिए निकले थे। तो सत्ता के सामने जब आंदोलन करने निकलते हैं तो स्वाभाविक है कि वो लड़ाई आर पार की होती है। और आपको ये बात भी बताऊं कि जब हमारा आंदोलन हुआ तो पूरा देश ये कहता था कि आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उसी सत्ता के प्रधानमंत्री ने 10% रिजर्वेशन आंदोलन के कारण दिया है, और जब हम पार्टी में थे तब भी 10% रिजर्वेशन का हमने समर्थन किया है। तो हम तो पहले भी सत्ता के सामने थे, तो स्वाभाविक है कि सत्ता सामने लड़े। और बात रही धर्म की, देखिए मैं सबसे बड़ा धार्मिक आदमी, वो आप जो गुजरात के लोग हैं उनको पूछ सकते हैं। मेरे पापा की पुण्यतिथि पर 8-8 घंटे तक हम रामधुन करते हैं, सुंदरकांड के पाठ करते हैं। तो धर्म को हम मानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को मारना वो हमारा कर्तव्य नहीं है, वो हमारा धर्म भी नहीं है, तो उसका मैं समर्थन भी नहीं करता। तो इस वक्त जो देश में चल रहा है हार्दिक, काशी का मामला, ज्ञानवापी को लेके, अयोध्या खत्म हो गया, मथुरा शुरू हो गया, ताजमहल को लेके, कुतुब मीनार को लेके, और जितने लोग पिटीशन लगा रहे हैं दरगाहों पे, मस्जिदों पे खुदाई होनी चाहिए। हार्दिक पटेल जो भाजपा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाजपा के लोग जिस इन बैठकों में इस विचारों पर आकर चैनल में डिफेंड कर रहे हैं इस तरह के लोगों को, उस पर हार्दिक पटेल की राय क्या है? हार्दिक पटेल इस तरह की पिटीशन का स्वागत करते हैं कि मुसलमानों के जगहों को खुदाई होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि मंदिर है कि नहीं? देखिए कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, दरगाह अजमेर का था, जिसमें कहा गया कि दरगाह के उस खिड़की में स्वास्तिक का चिन्ह था।
उसके पहले अगर हम ज्ञान व्यापिका मुद्दे की बात करें तो देश के भीतर इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर बहसें होती है, डिबेट भी होती है। जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सब लोगों ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला किया है। मैं आज भी कहता हूं कि न्याय तंत्र में मैं मानता हूं, चाहे मुझे 2 साल की सजा उसी न्याय तंत्र ने दी हो, चाहे मुझे 2 साल की सजा पर बैन उसी न्याय तंत्र ने दिया हो, मैं न्याय तंत्र को मानता हूं। जो भी लोगों को लगता है कि इस मामले में हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुसलमानों को लगता है कि हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जाइए आप न्याय तंत्र में, न्याय तंत्र आपका फैसला करेगा। और उस फैसले में आज भी मैं पूरी तरह समर्थित हूं कि न्याय तंत्र हर चीज का फैसला कर सकता है। जैसा ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर कहा कि पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरी जांच होगी, उसके बाद उसका फैसला होगा, जो फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा, फिर जो भी फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं राम मंदिर का दे रहा हूं। राम मंदिर का जब फैसला लिया गया तो तब मुसलमान पक्षकारों के लिए वहां उनका भी फैसला किया गया था कि आपको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, हिंदुओं के लिए यहाँ राम मंदिर का फैसला होगा। तो न्याय तंत्र ने तो बराबर का हिस्सा, जो हकीकत थी, जो इतिहास था, उसी के साथ तो फैसला किया है। तो 21वीं सदी की संतान है, मिलेनियल जिसको कहते हैं। ऐसे में जब हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में बन रही हो, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में भारत का एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाते हों, उस वक्त में ताजमहल को कहा जाए कि ये शिव का मंदिर है, कुतुब मीनार को कहा जाए कि ये मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। क्या ये जो हिंदुस्तान की धरोहर है, पहचान है, आप चाहेंगे इनकी खुदाई हो, इनके नीचे खोदा जाए मंदिर है कि नहीं? धरोहर क्या है? एक सिर्फ बिल्डिंग है हिंदुस्तान की धरोहर। पहली बात, ये जो डिप्लोमेटिक सवाल है कि हिंदुस्तान की धरोहर सिर्फ बिल्डिंग है, नहीं, हिंदुस्तान की धरोहर यहाँ रहते हुए लोग हैं, जो सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, यही तो हिंदुस्तान की धरोहर है, जो पूरे विश्व के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल भारत में। तो इसका मतलब खुदाई हो सकती है, ताजमहल को तोड़ा जा सकता है? मैं पहली बात, अगर किसी को लगता है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगता हो कि हार्दिक पटेल के घर के नीचे मंदिर है या मस्जिद है, तो जाइए आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, किसी कोर्ट में जाइए, कोर्ट फैसला करेगा कि मेरा घर तोड़ना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोर्ट को आप अपने तरफ से फैसला लेने दीजिए और कोर्ट में बहस कीजिए। आपके जवाब बिल्कुल किसी भाजपा प्रवक्ता की तरह है। अरे नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं की और आपने हमें भाजपा प्रवक्ता बना दिया है। अभी तो ज्वाइन भी नहीं किया। अरे नहीं, देखिए, हम बहुत ही स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ सुमित भाई, मैं बहुत ही स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं कभी गोल गोल बात घुमाता नहीं हूँ, पहले से हो आज भी हो। अगर कहीं मैं जाऊंगा अगले दिन की मेरी कोई पॉलिटिकली पार्टी होगी, तब भी आप मुझे सवाल कीजिएगा, मेरा सवाल स्पष्ट रूप से आपको जवाब में ही मिलेगा। हार्दिक पटेल, आप कह रहे हैं कि आप देश हित, समाज हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप अपने हित के लिए कांग्रेस छोड़ कर गए, और ये आरोप कांग्रेस के नेता, स्थानीय नेता लगा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। उनका ये कहना है कि हार्दिक पटेल जेल जाने से डर गए, इसलिए पार्टी छोड़ी। देखिए, जब आप किसी को ज़्यादा डराते हैं ना, तब उसका डर खत्म हो जाता है। मैं ऑलरेडी 9 महीने जेल में रहा हूँ, मैं 6 महीने गुजरात बाहर रहा हूँ, और किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होगा जहाँ पर एक ही देश में, एक ही राज्य में 2-2 राजद्रोह के मुकदमे मुझ पर लगे हो। मुझे 2 साल की सजा मिली थी, नहीं तो 25 साल की उम्र में मैं विधायक भी बन सकता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन सकता था। 4 साल मेरे बिगड़ गए 2 साल की सजा के कारण, जिसके कारण मैं चुनाव भी नहीं लड़ सकता। पहली बात, जब मैंने 2019 के मार्च महीने में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तब मुझ पर 2 साल का सजा का मुकदमा ऑलरेडी था, तो मैं पार्टी में जाके कोई चुनाव तो लड़ नहीं सकता था। पहली बात, हमने क्या पार्टी से लिया बताइए? अगर हम महत्वाकांक्षी है, अगर हम जेल जाने से डर गए, तो हमने क्या ऐसी गलती की है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरे गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जेल में क्यों जाए, बताइए आप। 20 साल से आप एक आंदोलन नहीं कर सके, 10 दिन जेल जाने वाला, और आप हमको बताते हैं जेल, हम 9 महीने जेल रह कर आए हैं। तो कहने की बात है गुजरात ना हार्दिक, कि आप पे अभी भी सेडिशन का मामला चल रहा है, राजद्रोह का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, शायद आप भूल गए हैं कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होगी, तब तक सारे मामले पर बैन किया जाए या सारे मामले रोक दिए जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा तो नहीं है ना मामले। अरे बॉस, अब आप सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अरे नहीं, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की, कोई चोरी नहीं की, कोई बलात्कार नहीं किया। क्या इन्हीं मामलों के चलते आप पाला बदल रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन मुकदमों से निकलने के लिए ही आपने पाला बदला है। ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, मुकदमे ऐसे ही निकल जाएंगे, वो तो कोर्ट तय करेगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको कि हम क्यों परेशान हो, हम तो अच्छा करने के लिए निकले थे। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, वहां मुकदमे वापस लिए गए हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, पंजाब में मुकदमे वापस लिए गए, महाराष्ट्र में मराठाओं के खिलाफ वापस लिए गए। हम जो निकले थे वो समाज के अधिकारों के लिए निकले थे, और मेरा यह मानना है कि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की, तो हमारे नौजवानों पर मुकदमे क्यों रहे? और इसको वापस लेने के लिए मैं जरूर प्रेस भी करूंगा
उन मुकदमों को वापस लेने के लिए आंदोलन भी करूंगा और मैंने वो ऐलान भी किया था और इसीलिए दूसरे दिन 29 मुकदमे वापस भी लिए गए थे। प्रेस भी करूंगा, आंदोलन भी करूंगा, सत्तारूढ़ पार्टी ज्वाइन भी कर लूंगा ताकि मुकदमे वापस हो। सर एक मीटिंग ऐसी भी होती जहां मुख्यमंत्री के सामने सारे कैबिनेट मंत्री बैठे होते और वो भी लड़ते कि मेरे जिले में इतना काम होना चाहिए मुख्यमंत्री साहब, तो मुख्यमंत्री साहब कहते कि नहीं 2 नहीं 1 काम होगा। तो कैबिनेट भी लड़ाई होती है लेकिन वो अच्छे काम के लिए होती है। तो हमने भी अच्छे काम के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसी सरकार ने अच्छा काम दिया भी ना। अगर वो सरकार नहीं देती तो मैं मानता कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया। दिलीप गोयल ये अच्छे काम के लिए आप लड़ाई करेंगे, सही बात है, आप तो लड़ाई मिजाज के नेता भी। आप ये भी कहा कि स्पष्ट वक्ता भी हूँ और मेरी वजह से 10% ईबीसी मिली। अब आप मान के चले बीजेपी में चले जाएंगे तो इतने ही स्पष्ट वक्ता रह पाएंगे, क्योंकि ईबीसी का 10% वाला तो नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम ये करना भी नहीं चाहते और हम लेना भी नहीं चाहते उसका क्या बोलते कि हमने ही करवाया, लेकिन आंदोलन नहीं होता तो नहीं होता, मेरा ये मानना है। और आज आपके माध्यम से मैं ये बोल सकता हूं, मैं उसके पीछे का पूरा डिटेल नहीं समझाऊंगा, लेकिन कुछ लोग थे जो 40 साल से प्रयास करते थे ये होना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो गुजरात से हुई इसीलिए ये हुआ है। हार्दिक, सबसे पहले तो मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करना चाहूँगा। आप कांग्रेस में थे तब आपने कहा था कि मैं एक ऐसा दुल्हा हूँ जिसकी शादी से पहले ही नसबंदी की गई हो। अब ऐसी स्थिति में आप अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते भी है करेंगे क्या? देखिए, मैंने ये जो वर्ड्स का उपयोग किया था क्यों किया था, जैसे कि मैंने सुमित भाई को बोला कि आपको वहाँ से यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आए लेकिन आपको फिर यहाँ इंटरव्यू नहीं करने देंगे तो क्या फ़ायदा। तो आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते आप मुझे कोई जिम्मेवारी काम तय नहीं करोगे तो मेरा वर्किंग प्रेसिडेंट का वो मतलब नहीं हो सकता। पहली बात सुनिए, प्रेसिडेंट का मतलब कि आप कोई मामूली कार्यकर्ता तो थे नहीं कि आपको कोई काम सुझाया जाए। आप खुद अपना एजेंडा दे सकते थे कांग्रेस में प्रेसिडेंट के नाते। एजेंडा लेते तो 30 साल से बाहर नहीं होते। आप बॉस थे गुजरात के। नहीं, ये गलत बात है। वर्किंग प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता धीमंत भाई पूरे कांग्रेस के भीतर। आप झांसे में आ गए थे जब वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया आपको? नहीं, हमने मांगा ही नहीं था फिर आप हमको बनाइए। आपने ले क्यों लिया? देखिए, जब कोई पार्टी की आपके पास पावर आ रही है तो हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। देखिए, हम कुछ अच्छा करने के लिए आए थे। अगर वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते अगर ये बोला होता कि तुम्हारा सौराष्ट्र जोन का इंचार्ज तुम हो या मीडिया इंचार्ज तुम हो या यूथ एनएसयूए का इंचार्ज हो तो मैं वर्क करता। और ये बात सुमित भाई पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि दूसरे स्टेट में वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी तय होती है। मध्य प्रदेश में वर्किंग प्रेसिडेंट मीडिया का इंचार्ज है, पंजाब के भीतर वर्किंग प्रेसिडेंट 40 सीटों का इंचार्ज है, कर्नाटक में वर्किंग प्रेसिडेंट 40 सीटों का इंचार्ज है, गुजरात में ही क्यों नहीं? नहीं, बस सुनिए, तो आपको इतनी मामूली सी बात समझने में 3-4 साल क्यों लग गए? ऐसे तो 7 साल तक लव मैरिज वाले भी 3 दिन में तलाक कर देते हैं। सिंपल चीज है, किसी का 7 दिन में तलाक होता है, किसी का 7 साल में होता है, किसी का 20 साल में भी होता है। बच्चे शादी करने लायक होते तलाक होता है। तो अच्छा है कि मैं 3 साल में तो समझ गया कि सिब्बल साहब तो 35 साल के बाद समझ पाए। हार्दिक, हमने 2015 में आपकी अगुवाई के नीचे जो आंदोलन हुआ उसमें देखा काफ़ी बसें जलाई गई, बीआरटीएस बस स्टॉप जलाए गए। अब आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं आपके उन दिनों को कि जब ये हिंसा का नग्न नाच हुआ, अराजकता हुई, 13 लोग मारे गए? क्या आंदोलन हिंसक होना चाहिए? क्या युवा आंदोलन अहिंसक होकर भी अपना रास्ता निकाल सकता है? कैसे देखते हैं? जपन भाई की एक लाइन जोड़ देता हूं। पहले मैं एक लाइन जोड़ देता हूं। हार्दिक भाई, पहले ये आपकी बात की आपके अगुवाई में ये नग्न नाच हुआ, ये पहले शब्द ये आपके ध्यान के खातिर कि हम कहीं नहीं गए थे कि चलो आंदोलन के नाम पर हम तोड़फोड़ करेंगे, किसी की बस जलाएंगे। हमारे आंदोलन में हिंसा हुई, उसका दुख आज भी हम लोगों के, और हमारे जो 14 भाइयों की उसके अंदर डेथ हुई उसका आज भी हम लोग अफसोस करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जब इतना बड़ा माहौल होता है तो कुछ लोग होते हैं जो पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। मैं गांधी को भी मानता हूं, जब नौजवान होता हूं तो भगत सिंह को भी मानता हूं। तो ये 14 लोगों की जो डेथ हुई, अफसोस है इनका आपको, उसकी डेथ के लिए माफी मांगेंगे आज जब आप भाजपा में लौट रहे हैं? भाजपा की सरकार थी, उसमें आपको ये आइडिया नहीं होगा कि उसमें 3-4 फैमिली ऑलरेडी 2017 में भाजपा के समर्थन में प्रचार कर चुके हैं। तो आप माफी नहीं मांगेंगे? देखिए, क्यों माफी मांगे? दुख है, माफी थोड़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई तभी हो सकती है जब उसके हम भी 9 महीने जेल में गए ना। मैं इसलिए बार बार ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं हार्दिक, एक आपकी पुरानी साउंड बाइट सुनाना चाहता हूं। आप क्या कहते थे मोदी जी के बारे में, सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। चलाया जाए। आप इतने ठंडे ठंडे क्यों बैठे हैं? ढीले ढीले बैठे जैसे कोई आसमान से यमराज आकर हमारे सामने खड़ा। हाँ है यमराज, दिल्ली में बैठा है, मुझे मालूम है। देखो, चौकीदार ढूंढना होगा तो मैं नेपाल चला जाऊंगा,
मुझे देश में प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की शिक्षा को, इस देश के युवाओं को मजबूत कर सके। 4 दिन पहले राजकोट के अंदर नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सिर्फ झूठ बोलते वो आए थे। वो कही थे कि हमने 4 साल में 900 एयरपोर्ट बनाए। अरे थोड़ा तो कम फेंका करो, किसी को लग जाएगा। ना मुझे हाइट चाहिए, ना मुझे बॉडी चाहिए, ना मुझे 56 इंच का सीना चाहिए, मुझे तो समाज के लिए सिर्फ हक चाहिए। क्या क्या बोला आपने प्रधानमंत्री के बारे में? मैंने इसका जवाब, यमराज नहीं, झूठ नहीं, बोलते हैं, 56 इंच का सीना नहीं है। अवस्थी जी, आपने इससे पहले भी जो वीडियो सुनाई उसका भी जवाब मैंने दिया, इसका भी जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि ये इल्जाम देना आप ही पे कि आप चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, मौका परस्त राजनीति हैं। में, राजनीति जब में आए कांग्रेस में हैं- फायदा लगा कांग्रेस में चले नहीं गए। नहीं, राजनीति कांग्रेस में आज आए गुजरात हैं- में खत्म हो रही है तो आप राजनीति बीजेपी में आ आए रहे हैं हैं। जन सेवा के लिए तो सवाल के जवाब देने ही चाहिए, और जो सवाल के जवाब ना दे सके उसको राजनीति में रहने का अधिकार भी नहीं है। तो आप अपॉर्चुनिस्ट है ना, मौका परस्त है ना। क्यों, कैसे, मौके पे चौका लगा रहे हैं। क्या ले लिया हमने? ये बीजेपी में चलेगा जिस बीजेपी का आंदोलन खड़ा किया, जिस प्रधानमंत्री को आप सुमित, कोस कोस कर इतने पॉपुलर नेता बने, आज आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अरे आंदोलन सत्ता के सामने ही होता है, तो बाप बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां मांगने नहीं जाता। तो जनता होती है वो सत्ता से मांगती है। मोदी जी का वो पिताजी क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से थोड़ी मांगने मोदी जाएंगे। जी आपके पिताजी हैं। अरे आपने इक्वेशन चेंज कर ली। नहीं, आप पहले आप ये राहुल समझ- गांधी जी को बोल रहे थे। अरे मैंने क्या कहा, बाप जो होता है उसी से बेटा मांगता है, बेटा होता है वही बाप से मांगता है। तो जनता होती वही सत्ता से मांगती है। जनता जो होती राज्य की जनता है, देश की जनता, वो किसी चीन के प्रधानमंत्री के जाके मांगेंगे क्या? तो स्वाभाविक ऐसे मांगते हैं। लेकिन अरे झूठा स्वाभाविक बोल है। के 56 इंच के सीने पे सवाल अरे खड़ा सत्ता के करके, सामने लड़ रहे थे, यमराज बोल के। अरे सत्ता के सामने लड़ रहे थे। अगर अभी आप ये बोलेंगे कि मैंने बीजेपी का फैसला नहीं किया, मान लीजिए अगर मैं कल कहीं और भी पॉलिटिकल फैसला होगा मेरा, तो अभी मैं सत्ता के सामने मांगूंगा और इसी हिसाब से मांगूंगा। मेरा सवाल ये है कि उस टाइम जो ये अराजकता हुई, जपन भाई ने अभी बोला, तब एक वर्ड आपके मुंह से बार बार निकलता था, जनरल डायर। आप जिसे जनरल डायर मानते थे, आज भी वो आपके लिए, आपके समुदाय के लिए जनरल डायर है या फिर उसकी परिभाषा बदल गई? उस टाइम वो देश के गृह मंत्री नहीं थे, पहली बात, और वो गृह मंत्री बने हैं उसके बाद, चाहे उनका 370 का जो डिसीजन लेने की बात हो, उस पर उनका जो फैसला हो, उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया कि एक मक्कम व्यक्ति होना चाहिए जो ऐसे कोई फैसले ले भी सके। तो मेरा जब आंदोलन की बात है तब मैंने जो भी कहा हो, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि जब आंदोलन की परिभाषा होती तो इसी आक्रामकता से बोला जाता है, तभी आंदोलन जैसे। जनरल डायर हार्दिक पटेल के लिए था या पाटीदार समुदाय के लिए था? आपने बोला व्यक्तिगत प्रभावित किया है उसने आपको, इसलिए आपने वो भी उसकी मैं सोच बोला बदल दी। तो हूं, वो भी मैं जनरल बोला डायर हूं। पाटीदार किरण समुदाय भाई, के लिए था या नहीं, व्यक्तिगत नहीं, हार्दिक वो पटेल भी के मैं लिए? बोला हूं, जनरल डायर शब्द भी मैं ही बोला हूं। व्यक्तिगत था या पाटीदार समुदाय के लिए था? नुकसान तो सब लोगों को किया गया था, सब लोग इस परिस्थिति में परेशान हुए थे, तो स्वाभाविक है कि मैं ही बोला, और सबसे ज्यादा मैं ही बोला हूँ ये चीज। और कोई बोला होगा नहीं बोला मुझे आइडिया नहीं, मैं ही बोला हूँ सबसे ज्यादा। हार्दिक, आपने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि भाजपा को ज्वाइन करना मतलब छठी के दूध को शर्मसार करना। क्या अभी भी आप उसी रवैये पर कायम हैं या फिर हार्दिक के तेवर बदले? बदल गए तेवर, ये मान लीजिए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सवाल ये, मैंने पहले से ही जवाब दिए हैं ये सारे, कि हमारा आंदोलन आक्रामकता के साथ था, मैं बहुत आक्रामकता से बोला हूं, और शायद ये भी हो सकता है कि संसदीय भाषा ऐसे बोलते कि हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोला हूं, लेकिन तभी इतना बड़ा आंदोलन सफल हो पाया है। हार्दिक भाई, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार से कोई मंत्री नहीं था, विधायक नहीं था, क्या ये बात सही नहीं है कि आपके परिवार के संघ और भाजपा के साथ बहुत पुराना नाता है? जब भी संघ और भाजपा के नेता विरमगाम के आसपास प्रवास करते थे, आपके पिताजी की गाड़ी में ही ले जाते, क्योंकि उस समय उनके पास कोई व्हीकल नहीं हुआ करता था। तो ये बात सही नहीं है। और दूसरा सवाल ये है, आपने पत्रकार परिषद में ये कहा था कि चिमन भाई पटेल, विठल भाई रादड़िया, नरहरि अमीन का कांग्रेस ने अपमान किया। तो मुझे आपको ये पूछना है, क्या नाथालाल जगड़ा का अपमान नहीं हुआ था? क्या केशुभाई पटेल का भाजपा में अपमान नहीं हुआ था? क्या आनंदीबेन पटेल का भाजपा में अपमान नहीं हुआ था? चलिए, आज आपने ये कहा इतने बड़े मंच से कि हम संघ और बीजेपी परिवार से जुड़े हुए थे, तो ये मान लीजिए कि चलिए जुड़े हुए थे, लेकिन हम बीजेपी से जरूर जुड़े हुए थे। हमारे पापा, जब आनंदीबेन पटेल मंडल से चुनाव लड़ती थी, तो मेरे पापा को भाई बनाया हुआ था, और उस टाइम मेरे पापा का सर्विसिबल पंप का बिजनेस था, तो उस टाइम कमांडो जीप आया करती थी जो हमारे परिवार के पास थी। तो आनंदीबेन जब चुनाव के लिए आती थी तो हमारे पापा को लेकर वो जाती थी साथ में चुनाव प्रचार के लिए, और उससे पहले जोरू भाई जब चुनाव लड़ते थे विरमगाम से, तो मंडल से, तब भी उनके साथ जाते थे। देखिए, जीवन की, मैंने कहा कि एक चीज़ ऐसी होती जो परिस्थिति बदल देती है। जब हमारी बहन का ये मामला हुआ, 12th के अंदर अच्छे मार्क्स आए, स्कॉलरशिप नहीं मिली, उसके कारण ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो पापा का रिश्ता
बीजेपी के साथ था और इसीलिए मैं अपने पूरे आंदोलन में बुआ बुआ बोलता रहता था आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, चलो वो अलग चीज है, पापा का रिलेशन था बीजेपी में, वो अलग चीज है। लेकिन आपने कहा कि गुरजन भाई का अपमान हुआ, किशु भाई का अपमान बीजेपी से हुआ, मैंने कहा कि चिमन भाई का अपमान हुआ था कांग्रेस में, नरहरी अमीन का अपमान हुआ था, या विठल भाई रादड़िया का अपमान हुआ था। देखिए, एक दो चीज ऐसी है जो मैं गुजरात के कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, जो मेरे साथ हुआ इसलिए मैं ज्यादा अंदर से समझ रहा हूं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम जैसे लोग, और खास तौर पर पटेल कम्युनिटी के लोग, ये खुले मन से बोल रहा हूं, पटेल कम्युनिटी के लोग कांग्रेस के भीतर मजबूती बनाए और कांग्रेस के भीतर पटेल समाज के लोग आगे बढ़े। कि जो मजबूत लोग हैं उनको हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया। उसका सिंपल उदाहरण अगर मैं देता हूं आपको, मेरा ही देता हूं। 1 महीने से राहुल गांधी को मालूम था कि हार्दिक परेशान है, हार्दिक को स्टेट लीडरशिप परेशान कर रही है। जब कई साल के बाद या कई महीनों के बाद राहुल गांधी दाहोद के भीतर एक रैली करने के लिए आते, 6 घंटे के लिए आते हैं, अगर वो हम जैसे नौजवानों को संभालना चाहते या रखना चाहते हैं, अगर स्टेट लीडरशिप हम लोगों को रखना चाहती है, संभालना चाहती है, तो क्या 5 मिनट राहुल गांधी से नहीं मिला सकते थे? 5 मिनट? इतने बड़े व्यस्त व्यक्ति है जो 5 मिनट हमसे बात नहीं कर सकते थे, या कह सकते थे कि हार्दिक तेरी परेशानी मैं समझता हूं, स्टेट लीडरशिप तुझे ऐसे ही परेशान करेगी, लेकिन तू 1 महीने तक चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूं, फिर बैठ के मामला सुलझा लेंगे। नहीं कहा गया। लेकिन द्वारका की चिंतन शिविर में मन से कहते कि सीनियर लीडरशिप पार्टी को खराब कर रही है। और हम जैसे नौजवानों के साथ हम ये नहीं कहते कि हम, देखिए, पहला ऐसा व्यक्ति होगा झाला साहब कि मैं वर्क मांगते हुए इस्तीफा दिया है, पद मांगते हुए नहीं। मैं लगातार मीडिया में कह रहा था कि मेरी जिम्मेवारी तय कीजिए वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते, ताकि मैं कुछ काम करूं। ऐसे ही वर्किंग प्रेसिडेंट बना के रखोगे तो फायदा नहीं है। और मैंने पार्टी के भीतर जब वेणुगोपाल जी से हमारी मीटिंग हुई, तब मैंने कहा कि मैं सिद्धू बनने के लिए नहीं आया आपके पास, कि मैं चुनाव आ रहा है इसलिए आप पर प्रेशर डालूं। ये पद भी ले लीजिए, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में कोई काम जिम्मेवारी तय कीजिए, क्योंकि तब जाके हम हमारी क्षमता आपको पुरवार कर सकेंगे। मतलब आपकी घर वापसी हो रही है आपके देखिए, बहुत सारे नेता जब पार्टी छोड़ते और ज्वाइन करते हैं तो ये शब्द का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी घर वापसी हो रही है, क्योंकि हकीकत ये है कि हमारे पापा बीजेपी में थे और हमारी आइडियोलॉजिकल, मैंने जो पहले भी कहा, जो 4 मुद्दे, राष्ट्र हित की बात हो, प्रदेश हित की बात हो, समाज हित की बात हो या जनहित की बात, इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। और क्या कहें, हम राम मंदिर के मुद्दे पर हम अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी घर वापसी है। आपने पार्टी में रहते पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा था कि नरेश पटेल को लेकर कोई फैसला नहीं हो रहा। जब आपने इस्तीफा दिया तो प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि वो नरेश पटेल के आने की वजह से हार्दिक को अपना भविष्य असुरक्षित लग रहा था, इसलिए वो गए। तो ये जो परेशानी थी आपकी स्टेट लीडरशिप से, इसको थोड़ा खोलिए। क्योंकि हार्दिक, संदेश ये जा रहा है कि हार्दिक ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एक पूरे आंदोलन के साथ समझौता कर लिया। पहली बात कि हमने आंदोलन से समझौता नहीं किया, आंदोलन 2018 में पूर्ण हो गया था, ये पहली बात। अब रघु शर्मा की बात करते हैं, नेशनल टीवी में बैठते हैं तो खुलकर उस मामले में भी बात होनी चाहिए। ये वही रघु शर्मा है जो जब मीटिंग में बैठते हैं तो कहते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में 10 सीट भी नहीं आने वाली। पहली बात, एक राज्य के जो प्रभारी होते हैं जब हमारे साथ मीटिंग करने के लिए बैठते हैं, हम तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे साथ ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। जो हमें कहते थे कि गहलोत साहब ने पूरा बिगाड़ दिया मामला, वहां कुछ हो नहीं सकता, वहां अब आने वाले दिनों में सरकार नहीं बन सकती, वो ये व्यक्ति थे रघु शर्मा, जो आप गुजरात के प्रभारी कहते। दूसरी बात, ये वही रघु शर्मा है जो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि 70-75 सीट आ जाए, जो मैं गहलोत साहब के बराबर अच्छा काम किया वो दिखाना चाहता हूं। दूसरी बात, और तीसरी बात कि प्रभारी का काम कभी रोड पे आके प्रोटेस्ट करने का नहीं होता, रूम में बैठ के समन्वय करने का होता है। जब आपको मालूम था कि इतनी इतनी परेशानी पार्टी के भीतर चल रही है, तो आपने कभी किसी को प्रोटेक्ट करने का काम किया? रघु शर्मा जी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब से वो प्रभारी बने उसके बाद कितने नेता छोड़ के गए उसके जिम्मेवार भी वो खुद है। पिछले चुनावों में कांग्रेस की बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा विधानसभा में गुजरात में, क्या उसका श्रेय आपको जाना चाहिए? आप जैसे यंगस्टर्स अल्पेश को जाना चाहिए, जिग्नेश को जाना चाहिए, इसलिए पार्टी 80 सीटों तक पहुंची थी? हम जैसे नौजवानों का वो श्रेय था, और मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को और खास तौर पर 10 जनपद तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के नेता आपके पास जो प्रिडिक्शन लेकर आते हैं, उस प्रिडिक्शन में 1985 में अब 149 सीट लाए थे, और वही अगर थियरी है तो 1990 में 32 पे क्यों आ गए थे? दूसरी बात, अगर 1990 में 32 पे आ गए, उसके बाद 95 का चुनाव हो, 98 का हो, 2002 का हो, 7 का हो, 12 का हो,
कभी आप 61 के ऊपर नहीं गए थे। 17 का चुनाव ऐसा था जहां पर हम जैसे नौजवानों एक उम्मीद खड़ी की थी आम जनता के बीच में, और इसी कारण गुजरात के भीतर गठबंधन के तहत 82 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। 77 कांग्रेस की, 2 बीटीपी की, 1 एनसीपी की और निर्दलीय। हम यही मानते थे और हम यही जानते थे। आज मैं पार्टी छोड़ा हूं, इतनी बवाल है, इतनी चर्चा है। कभी 10 जनपद ने ये सुना, ये सोचा कि गुजरात में मेरे पहले 42 चालू विधायकों ने इस्तीफा दिए थे? क्या कभी 10 जनपद ने इस बात पर गौर किया कि गुजरात में आज तक 2012 से लेकर 2022 तक 141 नेताओं ने इस्तीफे दिए? क्यों नहीं? आज हार्दिक पटेल गुजरात से इस्तीफा दे रहा है, इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं, रघु शर्मा निवेदन दे रहे हैं। जब सुनील जाखड़ के पिता, और वो खुद 40-50 साल तक पार्टी में रहते, जब वो इस्तीफा देते हैं, जब ज्योतिराज सिंधिया इस्तीफा देते हैं, जब आरपीएन सिंह इस्तीफा देते हैं, जब सुष्मिता देव इस्तीफा देती है, तब ये चिंता क्यों नहीं होती कि हमें चिंता करने की जरूरत है? उदयपुर में जाकर चिंतन करने की अब जरूरत नहीं है। और सवाल ये नहीं है सुमित जी कि हार्दिक पटेल 28 साल का नौजवान इस्तीफा दे रहा है। सवाल ये है कि 28 साल का हो या 50 साल का हो या 70 साल का लोग, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसी क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं? ऐसी क्या चिंता आप लोगों को करने की जरूरत है? आप सोचिए तो सही। और ये आखिर में हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं आपको ऑप्शन दूंगा 2, इनमें से किसी एक विकल्प को आपको चुनना पड़ेगा। आपके हिसाब से इस वक्त देश की राजनीति में अगर 2 चेहरों के नाम लूं, कौन बेहतर है भारत के लिए, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल। क्यों? स्वाभाविक है, मॉडल बना के देश में जा तो रहे। कांग्रेस इतने साल तक, 60 साल तक कहा जाता है कि इतने स्टेटों में सरकार बनाई, एक भी मॉडल नहीं बना पाई। आपको ज्यादा कौन नापसंद है, राहुल गांधी या शक्ति सिंह गोहिल? राहुल गांधी, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल मेरे पापा की डेथ के वक्त आए थे। फिर आपने ये क्यों कहा कि कोई नहीं आया था? शक्ति सिंह गोहिल के सिवाय कोई नहीं आया। मैंने खुल के मंच तो स्टेट भी तो लीडर थे वो। नहीं, देखिए उनका मेरा व्यक्ति नहीं, प्रदेश अध्यक्ष था कोई, अच्छा, विरोध नेता प्रतिपक्ष था कोई, पूर्व अध्यक्ष थे कोई नहीं आया था। शक्ति सिंह गोहिल आए थे और मैं उनका खुले मन से कहता हूँ कि शक्ति सिंह गोहिल मेरे घर पे आए थे। अगला सवाल, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आप 3 साल वहां रह के आए हैं, बड़े क्लोजली आपने सबसे टॉप लीडरशिप के साथ काम किया है, आपकी सलाह क्या है? परिवारवाद से मुक्ति पालें या गांधी परिवार के साथ ही खड़े रहें? अगर आप 2 चीज़ जब चिंतन शिविर में बैठकर प्लान करते हैं कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, 5 साल तक जिसने काम किया होगा उसी को संगठन में जगह देंगे, तो मेरा यह मानना है कि परिवारवाद कांग्रेस से खत्म नहीं हो सकता। अभी आपने चॉइस में पहले सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। ये सवाल मेरे पास तैयार नहीं था, लेकिन मैं आपसे उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ। आपके पास 2 विकल्प हो हार्दिक, पहला ये कि बीजेपी का विधायक या आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा, किसको पसंद करेंगे? बीजेपी के विधायक को, क्योंकि विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे। आपको आम आदमी पार्टी से नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, लेकिन गुजरात की परिस्थिति और गुजरात की अस्मिता की जब बात आती है तो हम अस्मिता के साथ खड़े रहेंगे। देश में सबसे प्रसिद्ध सियासी चेहरा आपकी नज़र में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी या देश के गृहमंत्री अमित शाह? तीनों है, बड़े चेहरे ही है, लेकिन स्वाभाविक एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जो आज पूरे विश्व में ब्रांड और बड़ा चेहरा भी है। तो कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? सीट का नाम भी बता दीजिए। जहां जाएंगे वहां की क्या परिस्थिति होगी, उन लोगों ने मेरे लिए क्या तय किया होगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पूरा इंटरव्यू हो गया, आपने बीजेपी का नाम 25 बार ले लिया, आखिरी सवाल में बोल रहे हैं कि कहां जाएंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, जहां मैं जा रहा हूँ वो तय करेंगे मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी जा रहे हैं ना आप? बहुत जल्द अच्छा फैसला करेंगे। बीजेपी में जा रहे हैं ना? बहुत जल्द अच्छा फैसला होगा। आपने और कोई विकल्प तो है नहीं, आम आदमी पार्टी आप जान तो आप ये मान सकते हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा बन रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर जनता पार्टी की तरफ हार्दिक पटेल जा रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके नए राजनीतिक करियर के लिए। उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार होने वाले चुनाव में आप चुनाव लड़ रहे होंगे और बहुत जल्द हम आपको विधायक के तौर पर भी देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए। अगले हफ्ते आप लोग से फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। आप तब तक लगातार देखिए एबीपी न्यूज़। थैंक यू। उड़िया सिटी जानिए
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।